नमस्कार। अगली वीडियो में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान की विशेषताओं की अगले वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। भारतीय संविधान की विशेषताओं की पहली वीडियो में आपने देखा पहला पॉइंट था उसमें लिखित और सबसे लंबा संविधान। फिर इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी है, नम्यता और अनम्यता, और इसी प्रकार से बहुत सारे हैं। और ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस है, मतलब विभिन्न स्रोतों से संविधान लिया गया है। फिर वयस्क मताधिकार की बात है, और इसी प्रकार से लगभग हम लोगों ने कुल 11 पॉइंट देखा था। अब उसके आगे है इसमें सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पहला पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका उद्देश्य क्या है? फंडामेंटल राइट्स का ऑब्जेक्टिव मूल रूप से लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करना है। देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहित करना है। यह कार्यपालिका तथा विधायिका के मनमाने कानूनों पर रोक लगाता है तथा उसके उल्लंघन की स्थिति में उसको लागू भी करवाता है। देखिए, उसको उल्लंघन की स्थिति से न्यायालय के माध्यम से लागू करवाता है। फंडामेंटल राइट के हनन की स्थिति में अगर आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो यू कैन गो डायरेक्टली इनटू द सुप्रीम कोर्ट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसमें। अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपके पास 5 प्रकार के रिट की व्यवस्था की गई है। पहला है हैबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है मैंडेमस परमादेश, जा सकते हैं डायरेक्ट। प्रोहिबिशन है प्रतिषेध। फिर इसके बाद सर्टियोरेरी है अधिकार प्रेक्षा, और फिर है आपका उत्प्रेषण को वारंटो। ये 5 प्रकार की रिट दी गई है जिसके द्वारा यू कैन गो इनटू द डायरेक्टली इनटू द सुप्रीम कोर्ट यदि आपके अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो दोस्तों 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार बचे हैं। उन 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों में जो पहला है आपका ये राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, ठीक, समानता का अधिकार। फिर दूसरा है आपका राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 19 से 22 राइट टू फ्रीडम है। फिर इसके बाद राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपका आ जाएगा ये 23-24 शोषण के विरुद्ध, मतलब बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार या किसी की भी। फिर इसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक, ये हो जाएगा आपका। एक है आपका रिलीजियस, कल्चरल से पहले रिलीजियस है, वही मैं सोच रहा था। राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजियस, मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से लेकर के 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर कल्चर की बात आ जाएगी तो 29-30 आ जाएगा इसमें। देखिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ये है आपका 29-30 में। एक पर चर्चा करूंगा, एक अलग से चैप्टर है इसका, बहुत वीडियो है, परंतु यहाँ पर हम संविधान की विशेषताएं पढ़ा रहे हैं, इसलिए संविधान की विशेषताओं में पहले एक बार सरसरी निगाह सब पर डालना आवश्यक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, पहले बता दिया आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दोस्तों, यदि आपातकाल लागू होता है तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स कभी खत्म नहीं हो सकता। यदि देश में इमरजेंसी लागू है तो ऐसी कंडीशन में फंडामेंटल राइट्स कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है, परंतु उसमें से 2 अनुच्छेद को छोड़ करके, पहला है 20, दूसरा है 21। 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़ करके। क्यों इसको छोड़ करके? क्योंकि अनुच्छेद 20 में जो है अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। ये है अपराध के लिए दोष सिद्ध के लिए संरक्षण की बात की गई है।
नोट डाउन करिएगा। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंसेस। राइट टू फ्रीडम्स यहाँ पर है, आजादी है, परंतु यदि इमरजेंसीज है, देश में इमरजेंसी लगी हुई है, तो यू कैन नॉट फॉलो द फंडामेंटल राइट। अब ये मत कहिए कि हमको फंडामेंटल राइट है कहीं पर आने जाने का अधिकार, कुछ भी कर सकते हैं, समता समानता का अधिकार, तो उस समय कुछ समय के लिए वो बंद हो जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सन लिबर्टीज। हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत आते हैं, सीमाओं को ही मैंने बताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपरिवर्तनीय भी नहीं है। इसे संसद द्वारा, देखिए संसद द्वारा कटौती किया जा सकता है या कम किया जा सकता है, आपातकाल की स्थिति में इसको स्थगित भी किया जा सकता है। ये मोटी मोटी बातें थी आपकी फंडामेंटल राइट्स की। ठीक, फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत होता है और कार्यपालिका तथा विधायिका के मनमाने कानूनों पर रोक लगाता है। और अगर कानून मतलब मौलिक अधिकार लागू नहीं है तो कोर्ट के माध्यम से उसको लागू भी करवाता है। फंडामेंटल राइट्स के हनन की स्थिति में यू कैन गो इनटू द डायरेक्टली इनटू द सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये तो खत्म हो गया फंडामेंटल राइट्स, ये है। अब है आपका डीपीएसपी। डीपीएसपी की अवधारणा 1935 में ही आ गई थी। डीपीएसपी की अवधारणा हम आयरलैंड से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। अब आयरलैंड कहाँ से लिया है, आयरलैंड स्पेन से लिया है। आयरलैंड से हमने 1937 में इसको अपना लिया। 1937 याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है, 1937 में उसको अपना लिया गया। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में कहा जाए तो डीपीएसपी भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। सर आइवर जेनिंग्स की बात करते हैं। देखिए, डीपीएसपी भारत के संविधान की अनूठी विशेषता है। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में बांटा सकता है। पहला है आपका सोशलिस्टिक, दूसरा है गांधीयन और तीसरा है आपका ये लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल 3 भागों में बांटा जाता है। और इसको जो है 3 भागों में बांट करके अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही एक ढांचा बनाइए। पहले डीपीएसपी, इसको 3 भागों में बांट दीजिए, ठीक, इसके बाद उसके विषय में उल्लेख कर दीजिए, मिल जाता है। डीपीएसपी का कार्य देखिए, मुख्य इसका कार्य क्या है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ द डीपीएसपी। डीपीएसपी का कार्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। देखिए, डीपीएसपी जो है यह एक नैतिक अधिकार है, ये कानूनी नहीं है, यह एक नैतिक अधिकार है। अगर डीपीएसपी, अगर मान लीजिए डीपीएसपी लागू नहीं होता है तो हम ऐसा नहीं, इसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स की स्थिति में मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यहां पर ये हो गया। इसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि फंडामेंटल राइट की तरह से कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, मैंने बताया अभी जस्ट। यह संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में यह सिद्धांत मौलिक है और यह देश की जिम्मेदारी है कि कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाएं और लागू करें। राज्यों का यह नैतिक कर्तव्य है। कोई भी कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रख करके कानून बनाना चाहिए ताकि किसी के अधिकारों का हनन न हो। यह किसी भी राज्य का नैतिक कर्तव्य है या किसी भी देश का नैतिक कर्तव्य है। फिर किंतु इसकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत। देखिए, मिनर्वा मिल्स मामले में 1980 मिनर्वा मिल्स का मामला आया था, उसमें एक बात कही गई कि भारतीय संविधान की नींव
फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के संतुलन पर आधारित है। भारतीय संविधान की नींव फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के संतुलन पर आधारित है, दोनों को बैलेंस किया जाता है। संविधान की आत्मा कहा है? ग्रेगोरी ऑस्टिन ने इसको संविधान का दर्शन और आत्मा कहा है। देखिए यहाँ पर मूल अधिकारों के साथ डीपीएसपी संविधान की आत्मा और दर्शन, मैंने बता दिया। ग्रेगोरी ऑस्टिन इसको कहते हैं ये संविधान की आत्मा तथा दर्शन है, फिलॉसफी एंड सोल। अब तीसरी बात की बात अगर हम करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज है। अगर हम इस देश में पैदा हुए, इस देश के नमक खाते हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य है। देखिए अगर हम इसकी बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो भाग 3 अनुच्छेद 35 से लेकर के 36 तक इसका उल्लेख किया गया है। अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अर्थात डीपीएसपी की बात करें, तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। कल्याणकारी राज्य के संबंध में है ये। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज मूल संविधान में नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए संविधान संशोधन करना पड़ा था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया और संविधान में एक भाग जोड़ा गया, भाग 4 क, और अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। उसमें 10 प्रकार के फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए थे। परंतु 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में एक फंडामेंटल ड्यूटीज और जोड़ दी गई, मौलिक कर्तव्य एक और जोड़ दिया गया। 6 वर्ष तथा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया। अब कुल मिलाकर के 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। देखिए मौलिक कर्तव्य जो होता है उसको पालन करना पड़ता है। पहला है, जिस देश के माध्यम से पूरा देश रन करता है, आपको सारे अधिकार मिलते हैं, उस दस्तावेज का पालन तो आपको करना ही पड़ेगा। संविधान के नियमों का पालन करना पहला मौलिक कर्तव्य है। ये है संविधान का पालन करना करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वजों तथा राष्ट्रगान का सम्मान करें। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। अगर कहीं भी राष्ट्रगान हो रहा है तो आपके कानून आवाज पड़ी तो आप सम्मान में खड़े हो जाइए, सावधानी पूर्वक। दूसरी बात यह है, देखिए स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। अब हृदय में कौन देख रहा है? हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। देखिए हृदय में संजोए रखने से तात्पर्य क्या है, मैं बताता हूं। जैसे आपसे कोई बात की गई और आप उससे सहमत नहीं है, या आपके प्रति, आप किसी के प्रति नफरत रखते हैं, तो आपके दिल की भावना बाहर आ ही जाएगी बोलते समय। उसी से पता चलता है कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन करें। जैसे गांधी जी और गोडसे के बीच में संबंध है, इस समय थोड़ा सा रन पकड़ा हुआ है 5-6 साल से। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें, ठीक, ये अति आवश्यक है। तीसरा पॉइंट, भारत की संप्रभुता। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता का मतलब ये होता है, अब हम किसी देश के अधीन नहीं है, हम डोमिनियन नहीं है, किसी देश का हमारे ऊपर अधिकार नहीं है, हम डोमिनियन स्टेटस नहीं है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है, भारतीय शासन प्रशासन ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की देखरेख में चलेगा, वहां के ताज की देखरेख में चलेगा, परंतु उनका शासन नहीं रहेगा, परंतु फंडामेंटल ड्यूटीज के द्वारा खत्म कर दिया गया। भारतीय संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना तीसरा है, ध्यान रखिएगा। पहला संविधान के नियमों का पालन करना, दूसरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, ये है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले, जो भी प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा उसका पालन करें। तीसरी बात है, ये संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथी बात की अगर हम करें, देश की रक्षा करें, आवाहन करने पर देश की सुरक्षा करें, बहुत जरूरी है।
आप अपने जिस घर में रहते हैं उस घर की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, तो यहाँ जोड़ा गया। चौथी बात हो गई। पांचवी बात है, भारत के सभी लोगों में समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी परंपराओं का त्याग करे जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, स्त्रियों के विरुद्ध हो। बिल्कुल सही है। ऐसी परंपराओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। सब लोग समान हैं, कोई किसी से अलग नहीं है। इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज की पांचवी बात कही गई कि सभी के प्रति समान भावना रखें। अगर हम छठा की बात करें तो हमारी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका परीक्षण करें। ठीक। फिर सातवें की बात अगर हम करें तो हम जिस पर्यावरण में रहते हैं तो उसकी भी सुरक्षा करना अनिवार्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील और वन्य जीव आते हैं उसकी रक्षा करना अनिवार्य है। प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखना चाहिए। सभी जीव जीना चाहते हैं। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज जो है सातवां है। प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखना अति आवश्यक है। प्राकृतिक सुरक्षा भी करना जरूरी है। नदियां सूख जाएंगे, पानी कहां से मिलेगा? नदी को सुरक्षा करना है, नदी को दूषित नहीं करना है, झील को बचाना है। ये सब मतलब जो पानी के सोर्स हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इकोसिस्टम है, इसलिए सबको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये सातवां फंडामेंटल ड्यूटीज। आठवां फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ। ये नहीं है कि जो कुछ कह दे उसको मान लो तुरंत, उसको अपने विचारों पर उतारो। अगर वह अपने आपके विचार पर खरा उतरता है तो उसको मानो, अन्यथा न मानो। पहले जानो फिर मानो, यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। याद रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन की बात किया जा रहा है। सदैव कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित किया जाना चाहिए। अगर हम नौवीं की बात करते हैं तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना अति आवश्यक है। ये नहीं कि अभी विद्यालय में नहीं है तो टूटी उखाड़ ले जाइए, जैसे कि हम लोग साथ ऐसा होता रहता है। सार्वजनिक भवनों की सुरक्षा करना अति आवश्यक है। क्यों? कोई भी सार्वजनिक भवन हो वो आपके लिए ही बनाया गया है, इसलिए आपका फंडामेंटल ड्यूटी है उसकी सुरक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये नहीं कि उसको जला दीजिए, विरोध सरकार का विरोध, सरकारी संपत्ति जला दीजिए, नहीं, उसकी सुरक्षा प्रदान करना आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। दसवां है आपका व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों को उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र के निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। अगर आप लगातार प्रगति करेंगे तो देश प्रगति करेगा, देश प्रगति करेगा तो हमारा विश्व में नाम होगा। आप सुधरेंगे, परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, गांव सुधरेगा, गांव सुधरेगा, एक आपका मान लीजिए तहसील, जिला, इस प्रकार से प्रदेश, फिर इसके बाद देश, इसके बाद हमारा विश्व में नाम होगा। इसीलिए कहा गया है सदैव प्रगति की ओर बढ़े। ये है व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने पर सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र के निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां और लास्ट है, मैंने आपको बताया 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में किया गया था। उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ा गया, जिसको हम कहते हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया। इस प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटीज 10 हैं। ये नागरिकों का कर्तव्य है कि इसको माने। संविधान के अनुच्छेद 51 के कुल आईएएस में क्वेश्चन आया है, इसमें पूरा ये एक सीरीज में पूछा है कौन सा नहीं है, यही पूछता है कौन सा नहीं है। तो ये अगर आपको 10-11 बातें अगर आपको याद है तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे।
ये आया था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पिछली बार आया है अभी। ये कॉन्स्टिट्यूशंस के जो फीचर थे, उस फीचर के अगर हम अगले स्टेप की बात करें तो 3 टायर गवर्नमेंट की बात की जा रही है। मूल संविधान में 2 टायर गवर्नमेंट की बात हुई थी, एक केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। परंतु हमको कुछ समय के बाद जरूरत पड़ा तो हमने 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में 3 टायर गवर्नमेंट का निर्माण किया, मतलब त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था। हमने संविधान में क्या किए, संशोधन करके 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। उसके द्वारा पंचायत तथा नगर निगम या नगर पालिका, पंचायत को जोड़ने के लिए एक भाग जोड़ना पड़ा, भाग 9। तो अर्बन एरिया के लिए क्या किया जाएगा, अर्बन एरिया के लिए भाग 9B जोड़ा गया, जिसके लिए अनुसूची भी जोड़ना पड़ेगा। पंचायत के लिए भाग 9 अनुसूची 11। वैसे ही अर्बन एरिया के लिए भाग 9A और अनुसूची 12 ये जोड़ा गया। याद रहे, पीसीएस में भी आ चुका है, आईएएस में भी आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है आपका संविधान के द्विस्तरीय व्यवस्था। शुरू में था, मैंने आपको सारा चीज बता दिए। ये जो है स्क्रीनशॉट लेकर इसको जरूर लिख लीजिएगा। देखिए ये पूरी बात मैंने बता दी, कृपया इसको स्क्रीनशॉट करके नोट किया जाए, फिर इसके बाद अगले स्टेप में प्रवेश करते हैं। ये हो गया भाग 9 शेड्यूल 11, मैंने बताया रूरल गवर्नमेंट के लिए है, मतलब पंचायत के लिए है। फिर इसके बाद है आपका पार्ट 9A और शेड्यूल 12, ये है आपका अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए है, जो कि जिसको हम म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं। पहला पंचायत, दूसरा म्यूनिसिपैलिटीज। ओके, एक लास्ट है कोऑपरेटिव कमिटीज की बात की गई है। कोऑपरेटिव कमिटीज भी मूल संविधान में नहीं था। सहकारी समितियों को जोड़ा गया जाकर के 2011। देखिए कोऑपरेटिव कमिटीज 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2011 में, फिर कोऑपरेटिव कमिटीज को जोड़ा गया जाकर के। इसमें मुख्य रूप से 3 बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। पहला है, एक संविधान के जो मौलिक अधिकार है 9 में, उसको 9(3) जो है उसको मजबूती प्रदान किया। सॉरी 9 नहीं, 19(3) में 19(3) में कोऑपरेटिव कमिटीज बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, उसको मजबूती प्रदान किया गया। दूसरी बात यह है डीपीएसपी को मजबूती प्रदान किया गया। ये है न्यू डीपीएसपी, जो कि संविधान के अनुच्छेद डीपीएसपी में आप 43वां अनुच्छेद पढ़ेंगे तो 43 का 20 में जोड़ा गया। किताब में थोड़ा गलत लिखा है, उसको सही कर लीजिएगा। 43B जोड़ा गया, जिसमें 43B के तहत कोऑपरेटिव कमिटीज गठित करने की बात की गई है। एक और लास्ट है, इसमें भारतीय संविधान के भाग 9B, मैंने शुरू में बताया था, भाग 9B जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243Z से 243ZT तक उल्लेख किया गया है। ये जो है कोऑपरेटिव कमिटी जो है, देखिए सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया सन 2011 में। यहाँ पर लोकतांत्रिक, व्यवसायिक, स्वायत्त तथा आर्थिक मजबूती के साथ कार्य करने के लिए इसको गठित किया गया था। यह संसद को अंतरराष्ट्रीय सहकारी समितियों तथा राज्य विधायिकाओं को अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। कोऑपरेटिव कमिटीज, देखिए पीसीएस में आया था पिछली बार, संविधान के अनुच्छेद 9B तथा आर्टिकल देखिए 19(3), मतलब हिंदी में कहें तो 19 कह सकते हैं, 19(3), डीपीएसपी 43B, और अगर लास्ट में कहें तो 243 ZS से 243ZT, ये भाग 9B में ले आकर के जोड़ दिया गया। ये कोऑपरेटिव कमिटीज की बात है। इस प्रकार से जो हमारे संविधान की जो विशेषताएं थी, ये कुल मिला जुला के हमने 16-17 विशेषताओं को बताया, उसमें से एक ये आईना है। इसको स्क्रीनशॉट करके लेकर के नोट्स बना लीजिए। हम हट जाते हैं।